आइए आज हम लोग 18/9/2022 के हिंदी प्रश्नों को देखेंगे। और जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है मगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एस के जैसे है और ये जो आप डंटा देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का वर्ण है। और ये जो वर्ण है, इस वर्ण में आपको तो पता ही है कि एस वाला को क्या कहाता है, गुरु, और डंटा वाला को क्या कहता है, लघु कहाता है। तो आपको इससे पहले पढ़े थे आप रगन के बारे में, जगन के बारे में पढ़े थे, मगन के बारे में पढ़े थे। अब हाँ, मगन अभी आ गया आपके सामने। तो ये जो मगन है, मगन में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं। तो देखिए, मगन में 3 गुरु होते हैं। एक बात बताइए, जब आप लोग को हम पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा मगन में कौन रहता है, गुरु। हम रहते हैं, यानी कि आपके गुरु रहते हैं सबसे ज़्यादा मगन में ना। इसलिए याद कर लीजिए कि मगन में रहते हैं तो केवल हम रहते हैं। आप लोग तो क्वेश्चन भी नहीं बोलते रहते हैं, तो इसलिए याद रख लीजिए कि मगन में कौन रहेंगे, गुरु। गुरु नहीं बोलिए, केवल गुरु, केवल गुरु। केवल गुरु बोलने से स्पष्ट याद हो जाएगा आपको कि मगन में क्या होगा, केवल गुरु। और होगा कितना, 3 होगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो याद रखिए कि मगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होंगे, केवल 3 गुरु होते हैं। ठीक है। तो 3 जो आपको गुरु होते हैं, तो जब गुरु 3 है तो लघु क्या है, एक भी नहीं, मतलब शून्य, मतलब 0। लघु कितना है, 0। अगर आपसे पूछे कि मगन में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं, तो केवल 3 गुरु होते हैं। 3 गुरु होते हैं, 0 एक भी नहीं, लघु एक भी नहीं। इसको ऐसे बोलिए कि लघु 0 और गुरु 3 होते हैं। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में इस तरह से पूछ रहा है ना। आइए अगला प्रश्न आपका है, जल उठो फिर सींचने को। ये आप प्रीवियस के क्लास में पढ़े थे, बार बार ये प्रश्न आ रहा है ना। तो इस प्रश्न सबको आप घर पे किस तरह से पढ़ते हैं बताइए आप लोग। 2 बार पढ़ के छोड़ देते हैं। 2 बार पढ़ के इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ये आपको कैसा क्वेश्चन है, थॉटेबल। थॉटेबल मतलब सोचने योग्य है, सोचने वाला है। ठीक है। तो जल उठो फिर सींचने को, यहाँ पर आपको जो है विरोधाभास अलंकार है, वैसे याद रखाने के लिए हम आपको एक बार पुनः इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक बात बताइए कि जब आप किसी घर में आग लगा दीजिए और फिर आप उसको जल से बुझाने के लिए जाइए, तो ये देखिए विरोधी वाला बात है कि नहीं है। एक बार आप जला दिए और फिर आप उसको एक बार बुझाने के लिए जाते हैं, तो विरोधी वाला बात है ना। तो बताइए, जल उठो फिर सींचने चलो। हासली बोलिए, जल उठो फिर सींचने चलो। तो जल उठो फिर सींचने को, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। वेरी गुड, विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना किस शब्द शक्ति की विशेषता है। व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है। किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ। देखिए, ये जो 3 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा 2 बार पढ़ के छोड़। भाई साहब, ये रटना होगा। क्यों, क्योंकि ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है, जरा मेरे साथ साथ बोलिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहता है किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ। पहले समझ लीजिए, कोई ऐसा शब्द है जिसका छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना। किसी शब्द का छुपा हुआ, बोलिए, किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना। रुक जाइए, किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ। इसी को पुनः बोलिए, किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ। फिर से बोलिए, किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ। ठीक है, अब फिर से हम बोलते हैं, किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना किस शब्द शक्ति की विशेषता है, व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है। तो यानी कि इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा, किसी शब्द का छुपा हुआ, किसी शब्द का छुपा हुआ है ना, अन्य अर्थ ज्ञात करना किस शब्द शक्ति की विशेषता है, तो व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बार प्रश्न जरा बोलिएगा आप लोग, किसी व्यंजना। समझ में आ गया। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। बताइएगा, जरा पढ़िएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। जल मतलब तो पानी समझते हैं, थल मतलब होता है भूमि। थल मतलब क्या होता है, भूमि। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब बताइए, आकाश। जी नहीं, अवनी मतलब धरती। अवनी मतलब क्या होता है, धरती। लिखना है तो वहीं पर लिख दीजिए। अवनी मतलब क्या होता है, धरती होता है। और अंबर का मतलब आकाश होता है।
अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश होता है। और किरण का मतलब तो समझते ही हैं, सूरज का जो किरण निकलता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग एक बार पढ़िए तो इस ये जो क्वेश्चन है आपका, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन। चारों चंद की चंद जल की खेल रही है, जल थल में सख्त चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है अब देखिए, अब ये तो स्लोगन था, अब नीचे पढ़िए, नीचे क्या पूछा जा रहा है? उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य गुण से संबंधित है? ये कहता है उपर्युक्त पंक्तियाँ, मतलब ऊपर में जो दी गई पंक्ति है, यहाँ जो ऊपर में दी गई पंक्ति है, इस पंक्तियाँ में कह रहा है कौन सा काव्य गुण है। ठीक है, तो कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण है। कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण। जी, अगर आपसे पूछे कि प्रसाद गुण के बारे में, है ना, ठीक है, तो जब इस ऐसा सेंटेंस आएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, जरा बोलिए हम कैसे बोलते हैं, फास्टली बोलते हैं। देखिए, हम आपके बोलने पर फोकस क्यों करते हैं इसको समझिए। बोलने पर फोकस इसलिए करते हैं, जब आप स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आएगा तो अगर आप बोलने में जैसे ये इनका हिचकिचाहट रहता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बार बार बोलने का प्रयास नहीं करते हैं पढ़ते वक्त में, या पूछते नहीं है, तो इनका क्वेश्चन छूटना एकदम तय है, उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। इसीलिए आप इस आदत को संभालिए, अपने आप को संभालिए। यहाँ पर जब पढ़ने के लिए कहते हैं तो आप जान जी लगा करके दिलो जान से पढ़िए। ठीक है ना, तो चलिए प्रश्न को एक बार पढ़िए आप लोग, फटाफट से जल्दी पढ़िए। चारों चंद की चंचल। तो इस पंक्तियाँ में आपको कौन सा काव्य गुण दिख रहा है? प्रसाद गुण दिख रहा है। कौन सा गुण दिख रहा है? प्रसाद गुण। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या लिखा हुआ है? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपको रूपक अलंकार है, और किस तरह से, जरा इसको भी हम लोग समझेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह है, यानी कि डैश है, और डैश रहते हुए यदि किसी सेंटेंस में आपको सा से सी का यूज नहीं किया गया हो तो उस परिस्थिति में यह रूपक अलंकार होता है। इसलिए आपको यह बाय ट्रिक बन गया होगा, है ना। चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह है ना ये वाला, तो इसलिए आपको कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगर यहीं पर होता कि चरण कमल के बाद सा से सी का यूज किया गया होता तो वो क्या हो जाता? उपमा अलंकार। उपमा, चलिए उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यह आपको उपमा अलंकार हो जाता जब सा से सी लगा होता और योजक चिन्ह भी लगा होता। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। राहुल मन लगाकर पढ़ता है। क्या लिखा हुआ है? राहुल मन लगाकर पढ़ता है। जी, इसी तरह से आप लोग बोलते रहिए। राहुल मन लगाकर पढ़ता है, कहता कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राहुल। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? आपको राहुल है। अगर इसी जगह पर अगर दे दे कि सीता मन लगाकर खेलती है, तो उसमें उद्देश्य क्या होता? सीता। समझ में आ गया ना आप लोगों को? इस तरह के सेंटेंस जब भी आएंगे, तो जब थॉटेबल प्रश्न है ये वाला, इसको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ याद करना होगा कि सर यहाँ पर क्या बोले हुए थे। तो बोले थे कि जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता जो होगा, वो उसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ये कह रहा है उद्देश्य आपको बताना है, और उद्देश्य यहाँ पर राहुल है। किस तरह से बना उद्देश्य राहुल, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि प्रवीण जी पढ़ती है, तो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रवीण के बारे में। तो इसलिए प्रवीण जो हो जाएगा वो उद्देश्य हो जाएगा, और वो काम क्या कर रहे हैं? पढ़ती है, तो इसलिए पढ़ती है वो हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा? विधेय। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब पकड़ लीजिएगा ना, पक्का? चलिए, तो ये थॉटेबल है, पकड़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। गुस्सा पीना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? क्रोध दबाना। सही बात है, और इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना, क्रोध को दबा देना। नहीं, चलिए बताएंगे आप लोग। माया महा ठगनी हम जानो, जानो, यहाँ जानो है, ध्यान दीजिए। वो उत्प्रेक्षा वाला जानो नहीं है, जानो अनुस्वार भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको उत्प्रेक्षा नहीं ले लीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ जानो में देखिए अनुस्वार लगा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन? ये जानो, इसमें आपको अनुस्वार लगा हुआ, इसलिए वो मत लीजिएगा आप लोग। फिर लिखा है त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपको श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है। ठीक है, और श्लेष अलंकार का पहचान क्या है, जरा उसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो श्लेष के बारे में जरा समझिए। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो,
किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार जो है इसमें क्या होते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर समझ लीजिए, 1 मिनट यहाँ समझिए। जैसे पानी का यूज किया गया है 3 बार, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का यूज कितना बार किया गया है? 3 बार किया गया। लेकिन जब इस तीनों बार जो यूज किया गया है, मतलब शब्द तो एक ही है, पानी पानी पानी, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो इस परिस्थिति में आपको जो है तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए, तो माया महा ठगनी हम जानो, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी में कौन सा अलंकार है? तो आपको श्लेष अलंकार है। ठीक है, और आपको श्लेष के बारे में जैसा कि जानकारी पहले से ही है कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। चलते हैं हम आगे। अब चलिए, बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है, उसे हम लोग आर्थी व्यंजना कहते हैं। जरा समझिएगा, सेट पर ध्यान दीजिए और इसको आप लोग मेरे साथ साथ भी बोलिएगा। फटाफट से आप लोग बोलना शुरू कर दीजिए जल्दी। बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर आर्थी का बोध होता है, उसे आर्थी व्यंजना। चलिए फिर से पढ़िए तो आप लोग। बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है आर्थी व्यंजना। देखिए, यानी कि आर्थी व्यंजना की अगर विशेषता की बात करें, हम किसकी विशेषता की बात करें? आर्थी व्यंजना की विशेषता की बात करें तो आप उसके बारे में ये चीज याद रखिएगा। बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, क्या बोले? बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर, देश काल कंठ स्वर, बोलिए। मैंने छोटा सा काम करके आप लोग क्यों अपने आप को महान बनना चाहते हैं? हम बोले देश काल कंठ स्वर, आप सीधे बोल दे स्वर। बोलिए, पूरा बोलिए। अब बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर, उसे हम लोग आर्थी व्यंजना कहते हैं। यहाँ आर्थी व्यंजना का परिभाषा नहीं है, आर्थी व्यंजना की विशेषताएं हैं। अगर आर्थी व्यंजना की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आप क्या याद रखिएगा? एक बार पुनः फिर से पढ़िए आप लोग, बताइए। बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर आदि का बोध। फिर से पढ़िए क्वेश्चन आप लोग। बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराता है, उसे आर्थी व्यंजना। ये आर्थी व्यंजना की क्या विशेषताएं हैं? बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है आर्थी व्यंजना, उसे हम लोग कहते हैं। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये उसे भी इन सर्कल कर ही दिए हैं आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर जो प्रश्न है आपका, तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसका शुद्ध क्या होगा? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ऑप्शन बी में है फल को पका हुआ होना चाहिए। तो अब बताइए कि इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होना चाहिए, फल पका हुआ होना चाहिए। इसका शुद्ध क्या होगा? फल पका हुआ होना चाहिए। यहाँ जो आपको को लगा हुआ है, फल को पका हुआ होना चाहिए, ये को यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर पूछते नहीं होता, फल पका हुआ होना चाहिए। बताइए क्या होता? फल पका होना चाहिए। ये रहता तो आपके ये शुद्ध हो जाता। ऑप्शन सी में है इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। पहले आप लोग ये बता दीजिए कि शिथिलता का मतलब क्या होता है? शिथिलता मतलब सुस्त हो जाना, है ना। शिथिलता मतलब क्या होता है? सुस्त हो जाना। तो इसका जो सही, ये आपको बिल्कुल ऑलरेडी सही है। इस काम में शिथिलता नहीं दिखाना चाहिए, ये ऑलरेडी क्या है? शुद्ध है। अब चले हम अगर ऑप्शन डी पर बात करें तो आप ऑप्शन डी में है, आपको क्या है? पढ़िएगा जरा। इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। इसका शुद्ध जो होगा ये आपको यह होगा, यह कार्य करते मोहन को कई महीने हो गए। यह कार्य करते मोहन को कई महीने हो गए। यह कार्य करते मोहन को कई महीने हो गए। मोहन को कई महीने हो गए, ये रहता तो सही हो जाता। ठीक है, यानी कि यह वह का ज़्यादा फेरा है उसको वाला में, नहीं। उसी तरह से इस वाला में क्या लग गया? यह लग गया। उसके वाला में क्या लगता है? वह लगता है। आप लोग ये सब थोड़ा माइंड में रखिएगा ये बात सब। ठीक है, अगला प्रश्न है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
चलिए पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। चरित्र चलिए कल पढ़ाए थे आपको कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। पौज और अख होगा, क्या होगा। नायक का क्या होगा, है ना। तो अब चलिए आगे हम चलते हैं। पवित्र का हो गया आपको संधि विच्छेद, पोज और इत्र हो गया, ठीक है। चलिए अगला है नदी कलकल करती हुई। ये भी प्रश्न पढ़े हैं आप लोग, ये भी प्रश्न रिपीटेशन है। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन सा पद बंद है बताइए। क्रियापद बंद। देखिए नदी अपना बहती हुई आगे चली जा रही है तो काम हो रहा है ना, तो इसलिए क्रियापद बंद। समझ रहे कि नहीं। ये प्रश्न क्या है, क्रियापद बंद। थॉटेबल है, काम चल रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इससे याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध की अगर बात की जा रही है तो देखिए रेडियो की उत्पत्ति किसने की। अब बताइए रेडियो की उत्पत्ति, रेडियो को कोई पैदा करेगा। रेडियो का क्या होगा, आविष्कार होगा, खोज होगा। उत्पत्ति तो नहीं कोई करेगा, कोई मानव या जानवर तो नहीं पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, रेडियो की किसने की, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, रेडियो का आविष्कार किसने किया या रेडियो का खोज किसने किया, ये आपको सही होता, ठीक है ना। तो अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या है आपको, हमारे देश के लोग मेहनती हैं। ये आपको क्या है, ये शुद्ध है। हमारे देश के लोग कैसे हैं, मेहनती हैं। तो बताइए तो आप लोग किस देश में रहते हैं। भारत देश में। भारत देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है। उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में देखिए, उत्तर में आपको हाँ देश बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दक्षिण में कौन सा राज्य है ये बताइए। झारखंड है, क्या है, झारखंड है। तो चलिए रेडियो की उत्पत्ति किसने की समझ में आ गया। हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ये सही है। फिर है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, यह भी आपको क्या है, सही है। मुझे बाजार जाना है, यह भी आपको क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है कुछ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन, ये भगन के बारे में चर्चा किए थे। और बताइए कि भगन में कितने लघु और कितने गुरु थे। एक लघु दो गुरु। भगन में एक गुरु और दो लघु होते हैं, याद कर लीजिए। एक गुरु और दो लघु होते हैं, एक गुरु और दो लघु होते हैं। किस में होते हैं, भगन में, ठीक है। ये जो भगन देख रहे हैं, इस भगन में क्या होते हैं, दो लघु, एक गुरु दो लघु, एक गुरु और दो लघु। देखिए बताते हैं, हम मान के चलिए आपको भगा देंगे, तो अभी हम अकेला है ना, हम अकेला हैं और आप लोग तो 2-3 बच्चे हैं पढ़ने वाले ना, तो इसलिए याद कर लीजिए। तो मतलब बताइए भगन में क्या होगा, एक गुरु दो लघु। अब समझ में आ गया। एक गुरु और दो लघु होंगे किसमें, भगन में। दो जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं किसमें। तो देखिए कहता है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वसंत तिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वसंत तिलिका कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाला है, इसको रटिए आप लोग, ठीक है। फटाफट से सेट निकालिए, इसको रटिए, आपको समझ में आ गया होगा। और हम कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए हम क्या बताएं आपको, बताइए जल्दी से। सेंटेंस क्या पढ़े आप लोग, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन दो गुरु। किसी वर्णिक छंद के, बोलिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, अब बोलिएगा तगन तगन भगन। भगन भगन में कितना गुरु कितना लघु, एक गुरु दो लघु, सही बताए। तो तगन भगन दो जगन और दो गुरु के क्रम में जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाता है, वसंत तिलिका कहलाता है। एक बार पुनः इस प्रश्न में चर्चा करते हैं। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में सबसे पहले तगन, इसके बाद भगन, इसके बाद दो जगन और दो गुरु के क्रम में जो होते हैं उसे हम लोग वसंत तिलिका कहते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। 16 नंबर में है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आप बताएंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा था, अरस्तु ने, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने कहा था। बहुत अच्छा। तो चलिए उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे, यानी कि लेट लिव एंड, बताइए, लिव एंड लेट लिव,
जियो और जीने दो, इसका जियो और जीने दोनों का अंग्रेजी क्या होता है बताइए? लेट लिव। लिव एंड लेट लिव, बोलिए। लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव। यानी कि जियो और जीने दो। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। बताइए जियो और जीने दो का अंग्रेजी क्या होगा? लिव एंड लेट लिव। तो कहता है कि मानव का धर्म है कि वह स्वयं भी जिए और दूसरे को भी जीने दे। लेकिन अभी के समय में क्या ऐसा होता है? नहीं। अभी के समय में क्या होता है? केवल खुद जिएंगे, दूसरा मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। चलते हैं आगे, साइड पर ध्यान दीजिएगा। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर ध्यान दे, है ना। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, केवल अपना ही फायदा चाहता है, तो यह क्या मानवता का पहचान है? नहीं। ये आपको मानवता का पहचान नहीं है। यानी कि अगर आपके पास, ये गद्यांश के अनुसार से, ये गद्यांश कहता है कि अगर आपके पास तन मन धन से मदद करने की क्षमता है, सहायता करने की क्षमता है, हित करने की क्षमता है, तो आप तन से नहीं हो तो मन से कीजिए, मन से नहीं हो तो धन से कीजिए। अगर उससे भी नहीं हो तो अगर कुमार्ग पर जाता है तो आप उसे सुमार्ग पर ले आइए, है ना। अगर वो रोता है तो उसका आप आंसू पोंछ दिए, क्योंकि वह भी एक क्या है? वो भी एक हितैषी का काम है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम, फिर देखिए आगे क्या है। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? मानवता नहीं है। नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। और अगर हम दूसरे को हित करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, परहित मतलब क्या होता है? भलाई। अगर दूसरों की भलाई करते हैं तो वह क्या है? सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी, चलिए तो सच्ची मानवता क्या है फटाफट बताइए आप लोग। दूसरों को हित को सोचना चाहिए। दूसरे को परहित करना, यानी कि दूसरों की भलाई सोचना। ठीक है, अगला है यही सच्चा धर्म है। और अगर आपसे पूछे जैसे गद्यांश में सच्चा धर्म किसे बताया गया है, तो आप क्या दीजिएगा आंसर? जल्दी बताइए। दूसरों को हित को समझना। शॉर्ट में क्या दीजिएगा आंसर? पढ़ी। परहित। बात समझ में आ गया? परहित, पर मतलब दूसरा, हित मतलब हित मतलब दूसरों के हित करना। चलिए, मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वही वह मन से, धन से और तन से। अभी यही बात तो बताया आपको, तन मन और धन, इस तीन से हम एक दूसरे को भलाई कर सकते हैं। कितने व्यक्तियों को देखिएगा कि वो कहता है कि भाई तू चिंता नहीं करा, हमारा पास पैसा नहीं है ना, लेकिन तोरा हम शरीर से छिया ना, शरीर से तोरा हम साथ छिया, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है? वही बात है। तो बताइए वो तन मन धन किस क्या चीज़ से कर रहा है? वो तन से कर रहा है और साथ में मन से भी कर। मन हुआ तब ना तन गया, मन हुआ तभी तो तन उसको समर्पित कर दिया। तो इसलिए मन भी है वहाँ पर। दूसरों की भलाई कर सकते हैं। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी या निराश व्यक्ति को सांत्वना देना। बताइए आप लोग पहले, सबसे पहले कि सांत्वना का मतलब क्या होता है? तो कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ये चीज़ आप देखे होंगे, सुने होंगे। जब ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं तो रावण सब ऊपर से, राक्षस सब क्या करता है? नहीं, घड़ा में खून भर के ऋषि मुनि के होम में गिरा देता है। तो वो खून किसी जीव का खून है तो विध्वंस हो जाता है ना, पूजा खत्म हो जाता है। तो फिर राम भगवान उनका संहार करने के लिए आते हैं। किनका? राक्षस का। ऋषि मुनि जो होते हैं उनका क्या करते हैं? वो परहित करते हैं। क्या करते हैं? परहित करते हैं। आगे फिर है आपको भगवान राम, ये हो गया क्लियर। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं और तालाब खुदवाए। यदि आप कर सकते हैं, अगर आपके पास धन संपत्ति है तो आप क्या कीजिए, कोई ऐसा जगह है उस जगह पे आप एगो ट्यूबवेल करवा दीजिए, आप एगो कुआं बनवा दीजिए, ताकि कम से कम उसमें लोग आकर के उसमें पानी का यूज़ कर सके, है ना। एक आप जो है ये क्या कहते हैं, तालाब बनवा दीजिए। क्या उस समय यूज होता कि नहीं, लोग कर फायदा लेता क्या लेता है? तो समझ रहे हैं। तो वही बात है। तो वही किए थे कौन? सम्राट अशोक, है ना। कुएं और तालाब आदि खुदवा करके जनता का उपकार किया। जनता का क्या किया? उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद। अब यहाँ पर जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यहाँ जो आप प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर गद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन था, और गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है तो हम लोग गद्यांश से लेते हैं। जब ग्रामेटिकल आइटम होता है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं? ग्रामर से लेते हैं। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप? स्व जोड़ अर्थ होगा। क्या होगा? स्व मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? स्व मतलब अपना,
स्वयं, स्व मतलब क्या होता है? अपना। और अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब बताइए। देखिए, कहने का मतलब केवल अपने ही बारे में सोचना, उसी को कहा जाता है स्वार्थी। बात समझ में आ रहा है? उसको क्या कहता है? स्वार्थी। अंग्रेजी में सेल्फिश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेल्फिश। जी। तो बताएंगे आप लोग कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व जोर अर्थ। पूरा स्पष्ट करके बोलिए, बोलिए। स्व हम कैसे बोलते हैं? स्व। हाँ, जोर अर्थ। तो बताइए कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व जोर अर्थ हो जाएगा, ये आपका स्वार्थ का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो बताइए कि अभी के समय में या किसी भी समय में मानव का सबसे सच्चा धर्म और कर्म क्या है? तो बताएंगे आप लोग, एक पंथ दो काज। जरा ध्यान दीजिए, एक पंथ दो काज, ये आपको लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब समझ लीजिए। लोकोक्ति का मतलब होता है, आप जिस तरह से मुहावरा होता है ना, उसी तरह से लोकोक्ति होता है। लोकोक्ति का संधि विच्छेद होता है लोक जोर उक्ति। लोकोक्ति का संधि विच्छेद लोक जोर उक्ति होगा। और देखिए, लोक उक्ति का मतलब क्या हुआ? लोगों की तरह बोलने से। हाँ, लोगों के द्वारा बोला जाता है। जैसे आप कोई काम करते हैं, है ना, और काम नहीं करते हैं, आप बोल देते हैं कि दूर ये मतलब ये काम ये चीज़ गड़बड़ है। साइकिल से आपको मधुबनी जाने के लिए बोले, है ना, तो बोले कि दूर हमसे ये नहीं होने वाला, साइकिल खराब है। तो लोग चट बोल देता है आपको, क्या बोलता है पता है? कि चले नहीं आवे तो अगना टेढ़। तो यही बात है। तो कहने का मतलब ये लोगों के द्वारा बोला गया। ये लोग अपने मन से जो उक्ति निकाल देता है, बोल देता है, उसी को कहता है लोकोक्ति। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जाय के मन ने तो 10 को बहाना। तो ये सब क्या है? लोकोक्ति है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे। एक पंथ दो काज। तो अब इससे स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। एक पंथ, यदि कहने का मतलब ये है, पंथ एक ही है और दो काम हो रहा है यहाँ पर। जरा ध्यान दीजिए मेरे बातों को। यहाँ से आप दिल्ली गए, काम एक ही था करना, लेकिन याद आ गया, दूसरा काम भी कर लिए। तो गए एक बार में ही दो काम कर लेते। एक में दो काम, ठीक है। यानी कि एक काम से दूसरा काम हो जाना। एक काम से दूसरा काम हो जाना। बिल्कुल, एक काम से दूसरा काम हो जाना। बोलिएगा जरा आप क्वेश्चन के साथ। एक पंथ दो काज। लोकोक्ति का अर्थ है एक काम से दूसरा काम हो जाना। एक पंथ दो काज। एक काम में से दो काम हो जाना। बहुत अच्छा। तो बताएंगे अब अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ होते हैं। अभी पढ़े थे ना हम लोग। अलंकार का वह प्रकार जिसके एक अर्थ नहीं जबकि बहुत अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, उसे हम लोग कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। बताइए, तो ये क्या है? समझ में आ गया होगा आप लोग को। परिभाषा है। और परिभाषा को हम लोग कैसे याद रखेंगे? रट के याद करेंगे, इसलिए इसको आप रट ही लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। उत्प्रेक्षा मानो है ना, मानो है तो उत्प्रेक्षा। हाँ, बिल्कुल। किसी भी दोहा में हम लोग बस उसी चीज को देखेंगे और देख करके हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मानो है तो इसका मतलब कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा काम हो जाना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि जैसे ही मानो आ जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। चलिए, अब एक बात बताइए। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के कथ रूप को क्या कहते हैं? वाच्य। क्रिया के कथ रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये क्या है? समझ में आ गया होगा। क्या है? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। किसकी परिभाषा है? वाच्य की परिभाषा है। वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? वॉइस। तो बताइए कि किसी हमसे ज्यादा बोलिए, आप लोग बार बार सिखा रहे हैं ये बात, फिर बोलना पड़ रहा है हमको वीडियो में। क्रिया के बोलिए। कथ रूप को वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन के साथ आंसर बोलिए। तो क्रिया के कथ रूप को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के कथ रूप को वाच्य कहते हैं। चलिए, तो आप लोगों को ज्यादा बोलना, ठीक ना। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जैसे कि ऑप्शन ए में है, वह खाना खाएगा। बताइए सही है कि गलत है? सही है। और एक बात बताइए, वह खाना खाएगा, यहाँ कौन सा टेंस है? नहीं, खाएगा। टेंस काल। कौन सा काल है? खाएगा तो भविष्य काल। दूसरा है, उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। ये सही है बिल्कुल जी। चलिए, ऑप्शन सी में है, विद्यालय के दाएं
बड़ा सा मैदान है। बताइए गलत है कि सही है? विद्यालय में बड़ा सा मैदान है। विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है। इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि विद्यालय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा, जिस तरह से किताब स्त्रीलिंग था उसी तरह से विद्यालय, तो विद्या की देवी कौन है? स्त्री। सरस्वती देवी, सरस्वती जी तो स्त्री है, इसलिए विद्यालय कौन सा पुल्लिंग, ये विद्यालय कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो विद्यालय की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये यहाँ पर रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है आपका, भिखारी को थोड़े चावल दे दो। क्या है? भिखारी को थोड़े चावल दे दो। भिखारी को थोड़े चावल दे दो, तो यहाँ पर जो आपको हो जाएगा ये शुद्ध है, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए कि भिखारी को थोड़े चावल दे दो, इसमें कौन सा कारक है? फटाफट से बताइए। थोड़ी तो पढ़ लो। करम को या करम। ठीक है, भिखारी को थोड़े चावल दे दो, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। तो बताइए कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को के लिए। को के लिए। और कर्ता का? ने। कर्म का? को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। अपादान से, अधिकरण में पर। संबंध, का के किया। ठीक है, संबोधन, हे अजी अरे अहो। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको जो हो गया, आपको क्या कर्ता का ये चिन्ह था, और आप लोगों को कर्ता का चिन्ह नहीं याद है, तो क्या आप लोग पूरे बिहार लेवल पर फाइट कीजिएगा एग्जाम? ये बताइए, बिहार लेवल के एग्ज़ाम को, पूरे बिहार में एग्ज़ाम है, 2 लाख विद्यार्थी है, उसमें मात्र 30,000 सीट है। क्या आप लोग फाइट कीजिएगा एग्ज़ाम? ये बताइए। क्या आप लोग घर पे पढ़ते हैं? क्या सोच के पढ़ते हैं आप लोग? जब तमन्ना ही नहीं है पढ़ने का तो क्यों पढ़ते हैं? ये बताइए। आपका अगला प्रश्न है, दौड़ धूप करना। बताइए, कोई आदमी आपको किसी बात पर बोल देता है, अरे उसमें तो बहुत दौड़ धूप करना पड़ेगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो दौड़ धूप करने का मतलब क्या हुआ? बहुत परेशान होना पड़ेगा। यानी कि दौड़ धूप करना या मुहावरे का क्या अर्थ है? कोशिश करना। तो बड़ी कोशिश करना। दौड़ धूप करने का मुहावरे का क्या अर्थ है? बड़ी कोशिश करना। दौड़ धूप करने मुहावरे का क्या अर्थ है? बड़ी कोशिश करना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन, नवीन का मतलब क्या होता है? नवीन का मतलब नया। एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समास कहते हैं। पहले ये बताइए कि बैक क्लास में हुआ था कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन, नवीन का मतलब नया, एवं सार्थक शब्द जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास। ठीक है, उसे हम लोग समास कहते हैं। ये भी आपको क्या है? परिभाषा है, और इसको आप लोग रट करके याद कीजिएगा। और ये जो समास ऑप्शन में है इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बोलने में सुविधा होगी। ठीक है, तो रटिए एक बार पुनः इस प्रश्न को आप लोग। चलिए, शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जब शब्द का सार्थक मेल होगा, सार्थक समझते हैं आप लोग? जैसे हम बोलते हैं राम को आम खाता है, बताइए सार्थक है? नहीं है। सार्थक क्या होता? राम आम खाता। राम आम खाता है, ये सार्थक होता। सही क्या होता? राम आम खाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सार्थक हुआ। ठीक है, तो सार्थक मतलब हुआ कि उसका अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ठीक से जब किया गया हो, तो उसका समझ लीजिए मतलब क्या सार्थक है। क्या है? सार्थक है। तो शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर राम को आम खाता है, अगर ये सेंटेंस हो तो क्या वो वाक्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सार्थक नहीं रहता है। तो बताइए वाक्य किसे कहते हैं? फटाफट से बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, क्या के कारण रोबे वाला जनू टूटे मोतिन के माला। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पर जनू है, जनू से आपका काम निकल गया। कौन सा अलंकार है? परीक्षा अलंकार है। बात समझ में कुछ आ रहा है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध आपको छांटने के लिए बोल रहा है ना, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है आपका, बाप बेटे के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? बताइए, ये शुद्ध लग रहा है आपको? नहीं। चलिए, अगला ऑप्शन है, प्रसाद के नाट्य दृश्य
प्रयोग होना चाहिए, ये भी है ना। ये भी मतलब देखिए ये शुद्ध हम लोग पकड़ते कैसे हैं, बोल करके, बोलने से स्पष्ट हो जाएगा कि लगता है कि ये गलत है, लगता है कि ये सही है। सी में चलेंगे, वह सब परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर संदेह नहीं होता, यहाँ पर शक की दृष्टि से, तो वो सही हो जाता। यहाँ संदेह की दृष्टि लगा हुआ है। फिर ऑप्शन डी में है, उसका बहुत सम्मान हुआ, है ना, उनका बहुत सम्मान हुआ। बताइए सही है कि नहीं? सही है। ये सही है, उनका बहुत सम्मान हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो आपका 27 नंबर प्रश्न है, मनमा भव सागर में गोते खाए, क्या है लिखा हुआ बोलिएगा? सागर में गोते खाए, मनमा भवसागर में गोते खाए में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है ना। बात समझ में कुछ आ रहा है? यहाँ पर क्या है, कैसे है रूपक अलंकार बताएंगे आप लोग? योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह मतलब डैश लगा हुआ, जैसे ही डैश लगा हुआ रहेगा और आगे सा से सु नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि रूपक अलंकार है। इसलिए आप लोग योजक चिन्ह को घेर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? योजक चिन्ह कहाँ पर है, घेर लीजिए, उसको लिखना नहीं है। तो मनवा भव सागर में गोते खाए में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जैसे ही ऐसे हो आप मार दीजिएगा क्या चीज? रूपक अलंकार। चलिए श्लेष का मतलब आप बताइए क्या होगा? चिपका हुआ। क्या होगा? चिपका हुआ। जी, जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ हो तो वो श्लेष अलंकार। नहीं, अगला है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व, बोलिए। स्व। हम स्व नहीं बोलते हैं, स्वाहा नहीं बोलते हैं, स्व जोर अर्थ, स्व स्व, है ना, स्व जोर अर्थ। ये आपको स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में कुछ आया? अब चलिए आगे चलते हैं। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद बताइए। स्व जोर अर्थ। और स्व का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे, अपना। बिल्कुल, बात समझ में आ गया। तो ये रूपक अलंकार के बारे में कल चर्चा हुई थी, 2-4 क्लास में लगातार रिपीटेशन ये प्रश्न हो रहा है कि रूपक अलंकार कौन सा है। तो बताइए रूपक अलंकार ये जो है उदाहरण है, इस काले संकट सागर पार, इस काले संकट सागर पर, ये आपको रूपक अलंकार है। इस प्रश्न को आप 2 बार पढ़ करके छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, ऑप्शन बी में आइए। ऑप्शन बी में देखिए योजक चिन्ह है जी। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। योजक चिन्ह है तो रूपक अलंकार। समझ में आया कि नहीं? सभी लोग उसको घेर लीजिएगा। फिर आगे चलिए। नहीं तो रूपक अलंकार तो ये योजक चिन्ह वाला क्या होता है? रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार के अंतर्गत जो ऑप्शन ए दिया है ये आपको क्या है? ये गलत है। यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये आपको क्या है? यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर देख लीजिए जल थल में योजक चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या है? गलत है। ठीक है, आप इसका आंसर बी दे दीजिए। चलिए, वीरों का कैसा हो बसंत उपयुक्त शीर्षक में, है ना, किस रस की प्रधानता है बताइए? वीर रस। अच्छा एक बात बताइए कि आपका चेहरा इतना सुंदर है कि मेरा तो आँख पलक ही नहीं झुक रहा है, कौन सा रस है? समझ में आ गया ना? तो इस तरह का जब सेंटेंस आए कि पलक नहीं हट रहा है कि नहीं, मतलब मन अधीर हो गया, बहुत सारा, तो इस वहाँ पर आप याद रखिएगा कि श्रृंगार से चेहरा से नज़र हट नहीं रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।